वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ बनकर रह जाते हैं, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज हम बात कर रहे हैं CHS BHU क्लास 11th के बायोलॉजी ग्रुप के क्वेश्चंस की जो 2015 में पूछे गए थे। ये जो श्रृंखला है PYQ श्रृंखला, PYQ सीरीज, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस हम लोग करते आ रहे हैं, जो अभी आगे भी चलेगी। हर साल के क्वेश्चंस के डिटेल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो आज इस श्रृंखला में, आज इस सीरीज में हम बात करेंगे 2015 बायोलॉजी ग्रुप के क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके 26 से और खत्म होंगे 50 तक। हम बात कर रहे हैं 26, आप इसको 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चंस ही आते हैं बायोलॉजी सेक्शन से, बायोलॉजी ग्रुप के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। फर्दर किसी भी जानकारी के लिए जो BHU CHS से रिलेटेड हो, उसके लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऐप का नाम है माइंड मेकर गुरुजी, जिससे आपको हर एक डिटेल मिलती रहेगी CHS BHU से रिलेटेड। तो आज हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्लोरोफिल इज फाउंड इन। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पहला है बैक्टीरियोफेज, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल होने की संभावना ही नहीं है। दूसरा, ये हमारा अमीबा है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल नहीं होगा। दूसरा है फ्रॉग, मेढक, जो कि एनिमल है, यहाँ भी क्लोरोफिल नहीं है। दूसरा हमारा मैंगो, आम, मतलब ये क्या है? ये एक प्लांट है, और आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। तो प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए जरूरी है क्या? प्लांट्स का होना, इसलिए मैंगो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टेंट एनर्जी फूड? इंस्टेंट एनर्जी फूड मतलब जैसे कि तुरंत ऊर्जा देने वाला कौन सा आहार है? अब ये नॉर्मल, इस क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप सोचें कि जब अभी गर्मी का दिन चल रहा है, गर्मी के दिनों में हम लोग जब बहुत ज़्यादा थके हुए फील करते हैं या एनर्जी कम फील होता है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मम्मी क्या करती है? 1 गिलास ग्लूकोज घोरती है, लो बेटा पी लो, फ्रेश एनर्जेटिक। तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज। डायरेक्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ग्लूकोज, और ये आप सभी यूज करते हैं गर्मी के दिनों में। सन के एनर्जी के कारण हम लोग की एनर्जी लॉस होती रहती है, और हम लोग क्या पीते हैं? ग्लूकोज। इसी का मॉडर्न वर्जन आजकल चला गया है मार्केट में, रसना, फिर अलग अलग तरह के शरबत, तो ये सब पीते रहते हैं। उसका मेन जो मोटो रहता है ग्लूकोज में, रसना में, ये सब क्या होते हैं? ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज डी कंपनी, तो ये सभी ग्लूकोज ही रहते हैं, अलग अलग तरह के। थोड़ा सा केमिकल, मतलब ब्रांड नेम अलग अलग है, अदरवाइज केमिकल नेम तो सब में वही रहता है बेटा, C6H12O6। अब इसी को वाइट, रेड, येलो अलग अलग बेचते जाते हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, टेम्परेचर रेंज फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। कोई भी दूध या दूध के किसी उत्पाद के लिए जो हमारा संरक्षित करने का, जो फ्रीज का जो टेम्परेचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो देखिए बेटा, आपके जो घरेलू फ्रिज होते हैं उसमें जनरली कॉमनली -8 से लेकर के 16 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर स्केल रहता है। एक स्टैंडर्ड फ्रिज अगर आप घर में देखेंगे तो -8 से -16 डिग्री टेम्परेचर उसमें रहता है, जो सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम दूध अगर रख रहे हैं या दूध का प्रोडक्ट जैसे कि छाछ, मक्खन, मलाई, दही, तो कितना टेम्परेचर रखेंगे कि परफेक्ट स्टोरेज रहे, खराब ना हो? तो जनरली देखिए, जो हम अपने घरेलू दूध का रखते हैं, दूध को मतलब अगर प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि उसमें कोई केमिकल या कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग मैक्सिमम 3 डेज तक रखते हैं। 3 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। आज का दूध कल परसों तक यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए टेम्परेचर क्या है, कितना टेम्परेचर पर रखा जाए? देखिए बेटा, ये टेम्परेचर थोड़ा वैरी करता है, बिकॉज गर्मी के दिन में हमारे रूम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री तक चले जाते हैं कई बार। ठीक है, और ठंड के दिनों में देखेंगे तो आपका रूम टेम्परेचर 10 डिग्री तक चला जाता है। तो इस हिसाब से थोड़ा घटते बढ़ते रहता है, बट जो एक रेंज माना गया है वो माना गया है 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग ऑप्शन 7 से 10 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा,
3 से 8 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल नहीं होगा, 1 से 7 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 0 से 4 इसके अंडर में लाई करता है, इसलिए हमारा क्या है 1 से 7। तीसरा 0 से 3 बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या है, 1 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आप रखते हैं मिल्क को तो आराम से 3 दिन, या फिर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट 7 दिन। ध्यान दीजिएगा इसका भी, मिल्क अगर शुद्ध दूध को आप लोग प्रिजर्व करते हैं तो मैक्सिमम 3 दिन करना चाहिए। और कोई मिल्क प्रोडक्ट जैसे आपने दही बनाया है, लस्सी बनाया है, छाछ बनाया है, तो इसका जो है आप मिल्क प्रोडक्ट अगर आप प्रिजर्व करते हैं तो इसको 7 डेज तक कर सकते हैं मैक्सिमम। कितना टेम्परेचर में, 1 से 7 डिग्री टेम्परेचर में। यही चीज़ें अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए रहते हैं, वो पास्चुराइज रहते हैं कंप्लीट स्केल के हिसाब से, तो अलग है। वो वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको, जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई मिठाई खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है 7 दिन तक, किसी पे 1 महीना, तो वो प्रिजर्वेटिव के हिसाब से रहता है, तो वो अलग है। लेकिन जो हम लोग घर से अगर अपना भैंस का दूध निकाल करके अगर ऐसा करते हैं तो 3 दिन, अगर उस दूध का दही बना के करते हैं तो 7 दिन, या दूध दही कुछ भी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। देखिए सबसे पहली बात है कि ये हम लोग PYQ का सीरीज क्यों चला रहे हैं। देखिए बेटा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2011 में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 2015 में भी पूछा गया, 3 साल के गैप में। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक देखिए पैटर्न तो सेम रहेगा कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चन पूछने हैं, वो लगभग सेम रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। इसलिए हमें जरूरी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाया जाए, और यही कारण है कि आपको चल रहा है अभी PYQ सीरीज चला रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के श्रृंखला चला रहे हैं। तो इसमें हम लोग को बात करना है कि ये हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम लोग आपको ये सीरीज पूरा कवर कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, लुईस पास्चर एंड विर्चॉ। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका आंसर है आपका क्या, स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने क्या किया था? स्लाइडेन एक बोटनिस्ट थे जो प्लांट स्टडी करते थे, स्वान एक जूलॉजिस्ट थे जो जंतु विज्ञान पढ़ते थे। स्लाइडेन ने 1838 में, और जूलॉजिस्ट जो कि स्वान थे, ये 1839 में एक स्टेटमेंट दिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। इन्होंने प्लांट के रिस्पेक्ट में बोला, इन्होंने एनिमल के रिस्पेक्ट में बोला कि सेल, एनिमल जो होते हैं वो सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। इन्होंने बोला कि प्लांट जो है वो सेल या फिर सेल प्रोडक्ट के बने होते हैं। तो इन दोनों का बात एक ही था, बस ये प्लांट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, ये एनिमल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे। तो सेल थ्योरी यही कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों को मिला करके बात कर रहे हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक, जो आप जानते ही हैं कि इन्होंने क्या किया, सेल की डिस्कवरी की थी। लीवेनहॉक, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। लुईस पास्चर, आपको पता होगा, पास्चुराइजेशन टेक्निक को इन्होंने दिया था। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या किया था बेटा, सेल थ्योरी को रीडिस्कवर किया था, रीडिस्कवर ऑफ सेल थ्योरी। तो यहां पर सिर्फ सेल थ्योरी की बात की जा रही है, इसलिए हमारा आंसर होगा स्लाइडेन एंड स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स द सेक्स क्रोमोसोम्स आर। ह्यूमन फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन है? AX, YY, XY, XX। ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी में पूरे 23 पेयर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर क्या है? यह है ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। नेक्स्ट क्या है? 1 पेयर, 1 पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है।
ठीक है। इस सेक्स क्रोमोसोम में 1 पेयर है, तो 1 पेयर में क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, मेल में अलग हैं एंड फीमेल में अलग हैं। मेल की बात करें हम लोग और फीमेल की बात करते हैं। मेल में एक्स होता है, सॉरी, मेल में एक्स और वाई होते हैं, मतलब 22 ऑटोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स इस तरह से, प्लस 1 पेयर, एक एक्स और एक वाई, ये होता है मेल का कंपोजिशन। फीमेल का क्या होता है, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड एक्स होता है, तो फीमेल का क्या होगा, एक्स एंड एक्स। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं हम लोग फिर आगे। ए एक्स जो कि गलत है, वाई वाई ये भी गलत है, एक्स वाई ये होता है मेल में और ये होता है फीमेल में, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। देखिए अभी मैंने बोला ना आपको रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये फिर रिपीट हो गया, 2010 का ये क्वेश्चन है। सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को एटीपी के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट है लाइसोसोम, ये क्या करता है, डाइजेशन करता है सेल का, लेकिन इसके अंदर होता है लाइसोजाइम, और जब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा डाइजेशन के लिए तो लाइसोजाइम पूरे सेल को ही खाने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुइसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग या सुसाइडल सैक भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, राइबोसोम्स, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होता है सेल के अंदर वो कौन करता है, एक राइबोसोम ही करता है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। मतलब आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कुरियर, कुरियर सेवा, कुरियर सेल मतलब सर्विस ऑफ सेल। इसमें क्या करता है कि कोई भी चीज़ का पैकेज और किस चीज़ को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ये करता है कौन, गोल्जी बॉडी, कोई चीज़ को कहाँ भेजना है, तो पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बोलते हैं, कुरियर सर्विस ऑफ सेल भी बोल सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज लाइसोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाइन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, देखिए फिर ये क्वेश्चंस आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग कभी बात कर रहे हैं PYQ सीरीज की, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज है हमारे CHS BHU का, जो प्रीवियस लास्ट ईयर के हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो ये सीरीज आगे भी चलेगी, आप लोग भी देखें, इसको समझें, और सारे ऑप्शन का हम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो आपको जो भी समझ में आ रहा हो कमेंट जरूर करें कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये मतलब हम लोगों का लेक्चर, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर भी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2011 का, कि पाइन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, पाइन्स जो एग्जांपल है वो किसके हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो इसका जिम्नोस्पर्म्स, इसके साथ और भी होते हैं, जैसे कि साइकस भी इसका एग्जाम्पल होता है। अगर बात करें ब्रायोफाइटा के जितने भी मॉसेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्यूनेरिया, टेरिडोफाइट्स जितने भी फर्न्स होते हैं, जैसे कि मार्सेलिया, एंजियोस्पर्म जितने भी मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट या फ्रूटिंग प्लांट आप जितने भी जानते हैं, चाहे वो रोज हो या फिर मैंगो हो, ये सभी क्या हैं,
ये सभी हैं एंजियोस्पर्म्स, मॉडर्न प्लांट्स, एडवांस प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स। और हम बात यहाँ पे क्या करें, पाइन्स की, जो कि है एक जिम्नोस्पर्म। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, अब देखिए सेल वॉल प्रेजेंट इन, सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? तो सीधी सा क्वेश्चन है ये तो, सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। देखते हैं आंसर, वायरस, न्यूक्लियस, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सीधा इसका ऑप्शन है एनिमल सेल, सॉरी प्लांट सेल। एनिमल सेल में तो होता नहीं है। न्यूक्लियस तो सेल के अंदर का पार्ट है, तो वहाँ पे तो कोई मेम्ब्रेन होगा ही नहीं सेल वॉल टाइप का। वायरस खुद में ही आधा है बेचारा, कभी वो लिविंग की तरह एक्टिव करता है, कभी नॉन लिविंग की तरह, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो हमारा सेल वॉल क्या है? सेल वॉल प्लांट सेल का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? बहुत है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं या आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, ये कैसे पता करेंगे? तो सर बोलेंगे सर दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, इसलिए हम लिविंग हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, बिल्कुल होता है। मल्टीप्लिकेशन, संख्या हम लोग बढ़ाते हैं, बिल्कुल होता है। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य हमारे बॉडी में है, बिल्कुल है। मूवमेंट हमारे बॉडी में है, बिल्कुल है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब वो कैरेक्टर जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही है, मतलब उसके बिना हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मान सकते। जैसे बात करते हैं ग्रोथ, अगर थोड़ा देर के लिए हम मान ले कि आप लोगों के पापा जी या दादाजी, ठीक है, क्या वो अब ग्रोथ कर रहे हैं? एक लिमिट के बाद जो प्लांट होते हैं बहुत जब बड़े जाते हैं तो ग्रोथ कर रहे हैं? नहीं, मतलब ग्रोथ रुक गया, वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन, संख्या बढ़ाना, मतलब जनसंख्या बढ़ा, रिप्रोड्यूस करना। आपके समाज में, हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बांझ, ठीक है, तो इसको इनफर्टाइल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या वो इनफर्टाइल है तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है वो भी, मतलब ये भी नहीं कैरेक्टर हमारा। प्रोटोप्लाज्म, हमारे बॉडी में जीव द्रव्य होता है, होना चाहिए। अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े ना सेल थ्योरी, याद होगा तो इसी सीरीज में था। क्या था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने हुए हैं? सेल और सेल प्रोडक्ट के, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म का होना जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर वो लिविंग नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं मूवमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी का हाथ पैर टूट गया, ठीक है, कोई आदमी कोमा में है, वो हिल नहीं रहा है, डोल नहीं रहा है, उसमें कोई गति नहीं हो रही है, तो क्या वो जिंदा नहीं है? समझ में आया? इसलिए ये तीनों जो हैं कंफ्यूजन क्रिएट, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेगा बहुत लोगों को। पहला ऑप्शन देखेगा ग्रोथ, लो मार दिए सही, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये तीनों चारों जितने ऑप्शन है इसमें, ये सभी लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक है, बट द क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वो एकमात्र ऐसा बताइए जिसके बिना लिविंग नहीं हो सकता है। इन तीनों के बिना लिविंग हो सकता है, लेकिन इसके बिना लिविंग नहीं होता है, क्योंकि यही कहा जाता है कि सेल वॉल नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है भैया, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन याद कीजिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ना हो तब भी चलता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, लेकिन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के अंदर कवर्ड होता है पूरा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, उसके बिना किसी सेल की कल्पना ही कर सकते हैं। जब किसी सेल की कल्पना नहीं कर सकते हैं तो लिविंग की कल्पना तो बहुत दूर की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल बट नॉट प्लांट? क्वेश्चन ध्यान से समझने की बात है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा गुण लक्षण है जो एनिमल में तो है बट प्लांट में नहीं। ठीक है, अब यहां पे भी बहुत समझने और बहुत मतलब सोचने की बात है। देखिए यहां पे लिखा हुआ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखिए बेटा ऐसा है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं प्लांट में, एक्सक्रीशन होता है, लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई स्पेसिफाइड प्लांट में नहीं होता है। तो ये हो सकता है हमारा आंसर कि एनिमल्स में तो है बट प्लांट में नहीं। एनिमल में देखिए अभी हमारे बॉडी में क्या है, किडनी है, पूरा किडनी वाला सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो हमारे लिए एक्सक्रीशन का काम करती है। एक नॉर्मल अगर आप
कॉकरोच को ले लीजिए, मॉस्किटो को ले लीजिए, तो उसके अंदर में क्या होता है, बुक लंग होते हैं और मालपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। लेकिन प्लांट में कोई स्पेसिफाइड ऑर्गन नहीं होता है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करे या एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करे। ध्यान रहे, एक्सक्रीशन होता है प्लांट में, एक्सक्रीशन होता है, बट एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक स्पेसिफाइड पार्ट ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। सेंसिटिविटी ये भी होता है प्लांट में, देखिएगा तो टच के रिस्पॉन्स में बहुत सारे प्लांट होते हैं, टच का रिस्पॉन्स देते हैं, सनलाइट का रिस्पॉन्स देते हैं, वाटर का रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, मतलब सेंसिटिविटी भी होगी। ग्रोथ, प्लांट बढ़ता है घटता है ये जानते ही हैं, बढ़ता है मतलब सॉरी। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट, एक प्लांट से सीड से आप मैक्सिमम प्लांट बनते ही हैं, तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, ये, और हमारा नहीं है मतलब आंसर है, क्योंकि नॉट पूछा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स बट नॉट इन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट सीन एट। क्रोमोसोम्स जो है अच्छे से बेस्ट सीन, मतलब क्रोमोसोम जो है अच्छे से कहाँ दिखता है, किस फेज में दिखता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चलिए बात कर लेते हैं। प्रोफेज में क्या होता है बेटा, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में, बनने की तैयारी चलती है अभी बनना नहीं है, बन रहा होता है, ये इसी बीच का फेज है प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम बन चुका होता है, क्रोमोसोम बन चुका होता है, वो अब सज रहा होता है एक इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे सजता है। जब बन चुका है, सज रहा है, तो हम उसको तो देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, मेटाफेज। फिर भी देख लेते हैं आगे, एनाफेज। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम अब टूट जाते हैं, होमोलोगस पेयर टूटने लगते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, एलिमिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। टीलोफेज में क्या होता है, फिर से नए पेयर बनने लगते हैं न्यूक्लियस के, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो रीफॉर्म होने लगता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, क्रोमोसोम आपको दिख कहाँ रहा है, ये खुद समझ में आ रहा है आपको बात कि यहाँ पर क्रोमोसोम हमको दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे भी आपके मन में आ रहा होगा बट ये बन रहा होता है बेटा, ये जैसे ही क्रोमोसोम दिखने लगता है मेटाफेज शुरू हो जाता है हमारा। तो क्या हो जाएगा आंसर, मेटाफेज। इक्वेटोरियल लाइन पे पूरा एकदम ये ऐसे लाइन पे सजे हुए दिखते हैं हम लोगों को इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए ट्रू फ्रूट इज, एक सही वाला फल कौन सा है, ट्रू फ्रूट पूछा है, ठीक है। देखिए, डेवलप्ड ओवरी, डेवलप्ड ओव्यूल, डेवलप्ड न्यूक्लियस, डेवलप्ड न्यूसेलस, डेवलप्ड थैलेमस। देखिए बेटा, ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप होती है, ट्रू फ्रूट में। ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है, ठीक है। न्यूसेलस जो है वो छाल बनता है, मतलब कवर, यूं कहें पेरिकार्प बोल सकते हैं, ठीक है। पेरिकार्प नहीं बल्कि एक्सोकार्प, सॉरी इसको एक्सोकार्प बोले ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्सोकार्प, ठीक है, या फिर पेरिकार्प भी बोल सकते हैं। किसी बहुत सारे प्लांट्स में ये पेरिकार्प भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए डेवलपमेंट थैलेमस। थैलेमस जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ सेब या पियर में बनता है, तो एप्पल में ये बनते हैं, ठीक है। बट ट्रू फ्रूट जो है ना वो सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है, ट्रू फ्रूट,
ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि ट्रू फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम ए डेवलप्ड ओवरी कन्वर्ट्स टू ट्रू फ्रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Who among the following is called as father of genetics? आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो बेटा देखिए, पूरे आनुवांशिकी में सबसे जो बहुत ज़्यादा योगदान है और सबसे पहला योगदान है वो है बाबा मेंडल। इनका नाम था पूरा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, 1822 में जन्मे थे। इन्होंने काम किया था 1856 से 1863 तक। ये इनके 7 साल जो थे बहुत ही गोल्डन पीरियड थे एक तरह से कहिए। और ये बहुत वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक नहीं थे जो लैब में काम करते थे, ये एक पुजारी थे। अगर हम बात करें तो ये जो थे ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, पादरी जिसको बोलते हैं ना आजकल, फादर नया वर्ड है फादर, तो इनको फादर बोला जाता था वहाँ पर। जो कि उनको, जैसे कि आज भी अगर आप किसी पुराने गांव में जाइएगा तो वहाँ का जो गांव का जो मठ या मंदिर होता है ना, उस पार्टिकुलर मठ या मंदिर का बहुत अपना एक मतलब रकबा होता है, बहुत बड़ा ज़मीन होता है, पार्ट होता है। तो उस समय ऑस्ट्रिया का एक चर्च था, उस चर्च के पास भी बहुत सारी ज़मीनें थी। तो पढ़े लिखे थे वो, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे। तो उन्होंने इस तरह से घूमते घूमते एक बार क्या हुआ कि प्लांट्स के मतलब मटर के पौधे को देखा, फिर देखा कि अरे इसमें कुछ ऐसा क्यों है कि कुछ गुलाबी पौधे फूल दे रहे हैं, कुछ वाइट फूल दे रहे हैं। तो इस पर उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया, फिर उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च किया और फिर बहुत 7 कैरेक्टर्स लेकर के, आपको ये सब पढ़े होंगे, 7 कैरेक्टर्स लेकर के, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेकर के इन्होंने क्या किया, उस मटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, जो कि आज हम लोग जेनेटिक्स के रूप में पूरे मटर पाइसम सटाइवम की ही कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल मतलब बाबा मेंडल का कहानी है कि जो कि 7 साल तक काम किए थे। ठीक है, और ये भी जान लीजिए एक चीज़ और सबसे खास बात कि इन्होंने ये 7 साल काम करके चले बसे, तब जा कर के आए थे 3 साइंटिस्ट, टेस्कमार्क, कॉरेंस और ह्यूगो डिवराइस, और तब जाकर के इनके बात को समझाए थे, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा स्टैटिकल लैंग्वेज में लिखे थे कि उस समय की किसी भी जनता को, आम जनता को समझ से बाहर था। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, ह्यूगो डिवराइस। तो इन्हीं की बातों को बाद में ये 18-20 साल बाद में, लगभग 1900 के आसपास में इन्होंने उस चीज़ को कोट किया था। लेमार्क, जैसा कि आप जानते ही हैं, लेमार्क क्या है, तो फादर ऑफ, इनको बोला जाता है कि इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर का थ्योरी इन्होंने दिया था। डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताते हैं और मेंडल जो है वो पूरे जेनेटिक्स के बारे में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोटोकेमिकल स्मोग। यहाँ तो पहला क्वेश्चन यही है बेटा कि फोटोकेमिकल स्मोग क्या है। ठीक है, डज नॉट पोसेस, उसमें नहीं होता है। देखिए बेटा, कभी भी नॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा। नॉट क्वेश्चन जब भी आए तो पहले आप नॉट को अंडरलाइन करें, ताकि ये आपको समझ में आता रहे हमेशा माइंड में कि आपसे उल्टा पूछा जा रहा है। यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक, पहले समझिए फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या। देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक होता है जब धूप वाली दिन में, मतलब नॉर्मल वाले दिन में, जब धूप और लाइट पूरा हो, फिर भी आप कोहरा टाइप, धुआं टाइप का होने लगे, अगर किसी पार्टिकुलर सोर्स का पता ना चले, फिर भी बादल या धुआं टाइप का होने लगे, तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। ऐसा जनरली गर्मी के दिनों में, और अच्छे गर्मी, जैसे मई जून वाली जो गर्मी होती है, उन समयों में ऐसा देखा गया है। और ये जनरली आपको इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस होते हैं, उन टाइप के एरिया में आपको दिखेगा फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि लगेगा कि दोपहर में एकदम बादल छा गया। बादल नहीं है वो बादल नहीं है, बट आपको लगेगा बादल छा गया है, अंधेरा टाइप का होने लगा है। तो ये होता है कि डस्ट के पार्टिकल्स बादल के रूप में बहुत फैलने लगते हैं। उसमें होता क्या है बेटा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 चीज़ें हैं मेन। ओजोन, O3,
ओजोन लेयर होते, ओजोन के पार्ट होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड वेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है। तो ये आपको 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपको बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मोग। अब बात करते हैं ओजोन, तो भैया ये होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी होगा, पैन देखिए ये भी एक नाइट्रोजन ऑक्साइड ही है, कैसे है बता देते हैं। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग पेरोक्सीसाइलिक नाइट्रेट। तो पैन ये भी क्या है, अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो ये भी हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हमारा आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मोग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। इस क्वेश्चन का अक्सर यही लोग बच्चे आंसर लगा देते हैं कि चलो स्मोग है, प्रदूषण करता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले मारो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हर एक पॉल्यूशन में जब भी पढ़ते हैं तो पहला हमारे माइंड में ये आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही होता होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पायरिला परप्यूसिला इज, मतलब पायरिला परप्यूसिलिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये क्या है। पहले देखिए इसको हम बात करते हैं, अगर समझे तो इसको, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है सुगर केन प्लांट हॉपर। जैसे कि ग्रास हॉपर, टिड्डा जो होता है उसी फैमिली का ये ग्रुप है, ठीक है ना, तो उसी से नाम पड़ा है प्लांट हॉपर। क्या होता है, ये जो शुगर केन का पौधा होता है उसके अंदर ये ऐसा मतलब फोड़ देता है, ऊपर से कटफोड़वा की तरह फोड़ करके, और अंदर के जो मटेरियल्स होते हैं उसको खराब कर देता है इसको। तो आप समझ सकते हैं कि शुगर केन प्लांट हॉपर नाम है, तो ये क्या होगा, पेस्ट ऑफ कॉटन बिल्कुल नहीं होगा, पेस्ट ऑफ शुगर केन यहाँ पे ये सही है आपका आंसर, पेस्ट ऑफ पैडी बिल्कुल नहीं होगा, पेस्ट ऑफ एनिमल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो पायरिला परप्यूसिला क्या है, शुगर केन प्लांट हॉपर, जो कि एक शुगर केन का पीरक है, मतलब कि गन्ने के पौधे को खराब करने वाला कीटाणु है, ठीक है। ये एक तरह से इंसेक्टा ग्रुप का आता है, इंसेक्टा क्लास है इसका, ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम है इसका, ओके। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन द फॉलोइंग विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड कोगुलेशन मतलब रक्त के थक्का बनने में, रक्त के जमने में कौन सा विटामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं विटामिन डी। बेटा ये तो बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन के। अब बात कर लेते हैं विटामिन डी। तो देखिए ये जो है आपको जनरली बोन्स रिलेटेड काम करने के लिए होता है, मतलब अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा हमारा बॉडी, जिसके कारण क्या होगा कि हम लोगों को बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी, ये क्या होता है, ये आपको स्कर्वी, स्कर्वी हमारे बॉडी में कर सकता है अगर इसकी कमी हुई तो, बोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर। नेक्स्ट है विटामिन ए, ये आपको जितनी भी नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि आई साइट जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, वो सभी विटामिन ए की कमी से होती है, जान लीजिए। आई प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेट नहीं होता है अगर इसकी कमी होगी तो, कोगुलेशन।
तो क्वेश्चन क्या है कि ब्लड कोआगुलेशन के लिए कौन विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाई देखिए, जापानीज इंसेफेलाइटिस एक बीमारी है जो कि किससे फैलता है? घरेलू मक्खी, सेसे फ्लाई, सैंड फ्लाई, मॉस्किटो। तो देखिए यहाँ पे घरेलू मक्खी से जापानीज इंसेफेलाइटिस नहीं होता है। इससे क्या होता है? तो इससे आपके जितने भी कॉमन फैलने वाली बीमारी हैं, जैसे कि आप ले सकते हो डिसेंट्री, जैसे कि आप ले सकते हो कॉलेरा, जैसे कि टाइफाइड, ये सभी ऐसी बीमारियां हैं बाबू जो गंदगी से होती है जनरली। मतलब आसपास अगर साफ सफाई रखे हैं, मक्खी नहीं बैठेगी, गंदगी नहीं होगी। क्योंकि मक्खी क्या करता है, इस बीमारी कैसे होता है, तो क्या करते हैं कि बिना हाथ पैर धोए किसी गंदगी की बैठ जाएगा, और वही बिना हाथ पैर धोए आपके खाने में बैठ जाएगा। अब उसने हाथ पैर तो धोया नहीं, तो वो गंदगी उठा के आपके खाने पर ला देगा और आप खाइए, बीमार पड़िए। ठीक है, तो इसलिए घरेलू मक्खी से ये कॉमन डिजीज होती हैं। नेक्स्ट है सेसे फ्लाई। इससे क्या होता है? ये हमको डिजीज कॉज करता है, कौन सा? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कैसे? तो ये कैरी करता है एक बीमारी, एक पैरासाइट जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा। ये कैरी करता है और हमारे बॉडी में आ जाता है, जिसके कारण हमको क्या हो जाता है? स्लीपिंग सिकनेस। ये जनरली सेसे फ्लाई जो है वो अफ्रीकन के जंगलों में पाया जाता है, इसलिए अफ्रीकन लोगों को सबसे ज़्यादा होती है स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट है सैंड फ्लाई। ये बहुत खास बीमारी करता है जो आप लोगों ने कभी सुना होगा, काला जार। बहुत खतरनाक बीमारी होती है, होता तो बुखार ही है, बट काला इतना खतरनाक बीमारी है ये कि मलेरिया से भी प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर सही से पकड़ लिया किसी इंसान को तो बस 2 से 3 हफ्ते में टाटा बाय बाय गुड नाइट। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें? सैंड फ्लाई, काला जार कैसे होता है? तो ये एक डिजीज मतलब कैरी करता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग लेशमैनिया। ठीक है, तो ये लेशमैनिया जो माइक्रोब्स है हमारे बॉडी में घुस जाता है, किसके थ्रू? सेसे फ्लाई के थ्रू, सैंड मक्खी के थ्रू। ये आपको मिल जाएगा बेटा, मक्खी तरह की होता है, बहुत हल्का नीला टाइप का होगा, बहुत बड़ा होता है, मतलब 3 मक्खियों के बराबर एक मक्खी इज इक्वल टू सैंड फ्लाई। ये हमारे आसपास भी मिल सकता है। जनरली सूखे लकड़ियों के या बहुत पुराना लकड़ी का ढेर हो या बहुत पुराना कोई चीज़ होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है जनरली। नाम है रेतीली मक्खी, इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान में कुछ है ही नहीं तो वहाँ के मधुमक्खी क्या करेगा वो। ठीक है, नाम रखा गया है सिर्फ, बहुत सूखे और पुराने जगहों पे ये जनरली मिलेगा। ठीक है, तो लेशमैनिया कैरी करता है और इससे हो जाता है हम लोगों को क्या? कालाजार। नेक्स्ट है मॉस्किटो। तो भैया जानते ही हैं, सबको काटता है, अभी भी काटा होगा किसी न किसी को। जब मैं बात कर रहा हूँ, इतना देर बात कर रहा हूँ, तब तक कितने लोगों को काट चुका होगा मच्छर। ठीक है, तो ये अनंत सबसे ज़्यादा अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करने वाला इंसेक्ट है तो वो है महाराज मच्छर सिंह। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब डिजीज़ के कारक हैं ये, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, ध्यान दीजिएगा, ये एक वायरल बीमारी है और इसका नाम भी है वायरस का क्या? जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस। इसको कैरी करता है मच्छर। अब यहाँ पे मैंने मच्छर लिखा है, ये बात भी बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई भी मच्छर हो सकता है, मतलब कोई भी मच्छर की। देखिए ये भी बहुत बदमाश इंसान है, देखो जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, देख रहे हो ना कि किसी भी मच्छर के अंदर चला जाएगा, जाओ, और ये मच्छर भी किसी को भी काट लेता है, इसीलिए ये किसी को भी हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस को डेवलप होने के लिए प्रीमैच्योर ब्लड चाहिए, जो कहाँ मिलेगा? बच्चों के अंदर। तो जनरली 10 साल या उससे भी कम
कम ईयर के बच्चों को होता है, 10 साल या उससे कम ईयर के सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, ये उत्तरी बिहार में सबसे कॉमन बीमारी है बच्चों के बीच में, ये भी जान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, माथा जो है फूलने लगता है। क्यों? नाम ही है इंसेफेलाइटिस। अगर आप ध्यान दें तो ये खुद नाम से अपने आप को बता रहा है कि हम कौन है। इंसेफेला का मतलब होता है बेटा, इंसेफेला का मतलब होता है आपका मस्तिष्क, और आइटिस जहाँ भी लगा हो मतलब कि स्वेलिंग, मतलब ब्रेन में स्वेलिंग। ठीक है, तो जापानीज इंसेफेलाइटिस मतलब जापान से आया था पहली बार। ठीक है, जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस किसके थ्रू? मच्छर के थ्रू। हो गया कहाँ? इंडिया में। अब सब जगह होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होते हैं? स्वपोषी, जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं। अब आप बोलिएगा सर हम भी तो बना लेते हैं खुद से खाना। बेटा वो नहीं बात कर रहे हैं जो खुद से खाना बना लेते हैं किचन में जा करके। खुद से खाना बनाने का मतलब है कि सारे सोर्स आपके हों। हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से लेते हैं, कुछ एनिमल से लेते हैं। ठीक है, कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि मतलब खदानों से लेते हैं, फिर बनाते हैं खाना। इतना नहीं हेल्प लेना है किसी और का, हेल्प लेना है बस सनलाइट का। अगर इतना कर पाए तो उसको ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। मतलब कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स एंड सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ग्रीन प्लांट्स एंड सल्फर बैक्टीरिया। देखिए ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब यहां पे क्लियर है, फोटो मतलब सनलाइट से खाना बनाते हैं। सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक करते हैं, कीमोसिंथेसिस भी बोलते हैं इसको, कीमोसिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। देखिए फोटो और यहाँ पे कीमो, मतलब जो केमिकल से खाना बना ले उसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, और इस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे क्या? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जो फोटो से बना ले मतलब सनलाइट से बना ले उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ। तो ध्यान दीजिए, नाम कितना बहुत अच्छा है दोनों का, नाम बहुत अच्छा है दोनों का। कैसे? देखिए यहां पर इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? फोटो ऑटोट्रॉफ। इसका क्या नाम रखेंगे हम लोग? इसका नाम रखेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब देखिए आपसे पूछ रहा क्या रहा है? ऑटोट्रॉफ्स, बस यही दो चीज तो पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है। बाकी देखिए ग्रीन प्लांट्स, ऑल बैक्टीरिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं कि जिनमें कीमो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। वायरस तो खुद ही दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। यहाँ पे फंजाई, उसमें कुछ बनता ही नहीं है, वो तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है, सेप्रोफाइटिक करता है, इसलिए नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टारगेट लिविंग सेल, सॉरी द लार्जेस्ट लिविंग सेल इज, लार्जेस्ट लिविंग सेल इज। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकता है अलग अलग, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि लार्जेस्ट लिविंग सेल इन वर्ल्ड, तो ऑप्शन के तो आंसर अलग हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दे लार्जेस्ट लिविंग सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो अलग आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले कि लार्जेस्ट लिविंग सेल इन फीमेल ह्यूमन बॉडी, फिर अलग आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं आंसर क्या, ऑप्शन क्या है। मसल सेल्स, नर्व सेल्स, सब क्यूटेनियस सेल, इपिडर्मल सेल, ये सारे सेल्स ह्यूमन बॉडी के ही हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये भले ही क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, बट बताना क्या है माइंड में कि ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो बेटा देखिए मसल सेल जो होते हैं वो लार्जेस्ट नहीं होते हैं, नर्व सेल जो होते हैं सबसे लंबे होते हैं। यहाँ पे लॉन्गेस्ट रहता तो क्लियर होता है आंसर, लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट है इसलिए देखते हैं। बाकी सब क्यूटेनियस सेल मतलब जो
सेल त्वचा के ऊपर, त्वचा के जस्ट नीचे होते हैं, एपिडर्मल सेल भी बोलते हैं उसको। और एपिडर्मल सेल मतलब त्वचा के ऊपर, त्वचा के सेल, और उसके जस्ट नीचे वाले सबक्यूटेनियस सेल बोलते हैं या सब एपिडर्मल सेल भी बोलते हैं। तो ये तो नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे लॉन्गेस्ट ही हमारा लार्जेस्ट है, तो नर्व सेल। थोड़ा सा और इसके लिए जानकारी आपको दे देता हूँ मैं कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता तो क्या होता। देखिए, अगर ये लार्जेस्ट लिविंग सेल इन वर्ल्ड, ठीक है, या इन ऑन अर्थ पूछ दे तो क्या होगा, ऑस्ट्रिच एग भी हो सकता है, ठीक है। इन वर्ल्ड अगर पूछे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन है, ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि पूरे मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर या फीमेल बॉडी के अंदर कौन सबसे बड़ा सेल है, तो आपका हो जाएगा क्या, ओवम। ये कहां पे होगा, फीमेल बॉडी के अंदर। मानव में, महिलाओं में सबसे बड़ा जो सेल होता है वो होता है ओवम, अंडाणु, ठीक है। ये दो हो गए लार्जेस्ट की पूछा गया। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो फिर उसके बहुत सारे फिर अलग ऑप्शन होंगे। ओके, चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉस ऑफ अपर फर्टाइल सॉइल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, मतलब लॉस किस चीज का, अपर फर्टाइल सॉइल का। धरती है, धरती के ऊपर वाला, वो भी जनरल नहीं, कौन सॉइल, फर्टाइल सॉइल, जो हमारे उपजाऊ है, जो हम जिसमें हम लोग पौधे उगा सकते हैं, उस सेल का, उस सॉइल का अगर अपर्दन होता है, क्षरण होता है, तो उसे क्या कहेंगे। देखिए, पहला है पेडोजेनेसिस, उसके बाद में वेदरिंग, उसके बाद में सॉइल इरोजन, उसके बाद इरप्शन। चलिए अब सबको समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। पेडोजेनेसिस इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी बनना। ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लॉस, तो फॉर्मेशन की बात करिए तो ये पॉजिटिव बात है, ये आंसर नहीं होगा। वेदरिंग यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बेटा ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू सॉइल। मतलब देखिए यहां पर भी क्या है, बड़े बड़े पत्थर चट्टानें जब टूटती हैं और मिट्टी में मिलने लगती हैं, उसको बोलते हम लोग वेदरिंग। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन, बिल्कुल यही आपका आंसर है, बिकॉज इसका डेफिनेशन ही यही है कि लॉस ऑफ अपर फर्टाइल सॉइल फ्रॉम अर्थ। अर्थ से ऊपरी जो फर्टाइल सॉइल है वो हट जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार कि इरप्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा आउटब्रस्ट या आउटब्रेक ऑफ मोल्टेन रॉक्स स्टीम फ्रॉम अर्थ। मतलब कि पिघले हुए चट्टान, लावा का बाहर निकलना धरती से, मतलब वोल्केनिक इरप्शन, इसी से बना है वोल्केनिक इरप्शन। तो ये आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि आंसर क्या पूछ रहा है, सिर्फ अपर लॉस, पूरा धरती के अंदर का लॉस नहीं, अपर लॉस। तो हमारा है सॉइल इरोजन। ये कब होता है, ये जनरली बहुत तेज धूप में हवा बहती है तो हो जाता है, या बहुत तेज जब बारिश होती है तब भी हो जाता है। तो सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन हमारे लिए बहुत हानिकारक है, जान लीजिए। सॉइल इरोजन अगर होता रहेगा कंटिन्यू तो फिर हमारी फर्टाइल भूमि खत्म होती रहेगी, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब भूखे मरेंगे हम लोग। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सब लोगों? अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, कैसा लग रहा है। और अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगना चाहिए ना, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द राइपनिंग फ्रूट कैन बी फास्टेंड
बाय ट्रीटमेंट विथ, मतलब कि जब फ्रूट जो है पक रहा होता है उसको और फास्टेन मतलब और तेज हम कैसे कर सकते हैं। मतलब जैसे कि फ्रूट तैयार हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, फास्टेन का मतलब है कि जब तैयार फ्रूट होगा ना तभी हम उसको पका सकते हैं। कच्चे फ्रूट को पकाइएगा तो वो अच्छा नहीं पकेगा, ठीक है, या तो सड़ जाएगा नहीं तो खट्टा हो जाएगा। तो इसीलिए देखिएगा कि जब पूरी तरह से मैच्योर होने लगते हैं, चाहे कोई भी फल हो, आप ले लीजिए आम के फल हो चाहे कोई भी, तो उसको क्या जब देखते हैं तैयार हो गया है तब उसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, और उसमें क्या डालें या क्या करें कि वो पक जाए। ऑप्शन है जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इथिलीन, फ्लोरिजेन। तो देखिए बेटा इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा इथिलीन। बाकी को ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। जिब्रेलिक एसिड ये क्या करता है बेटा, सीड डोरमेंसी को तोड़ता है, सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है और सीड को जर्मिनेशन में हेल्प करता है। मतलब कोई बीज है बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसको जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो जर्मिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी सीड डोरमेंसी को तोड़ना पड़ेगा ताकि वो आसानी से जन्म ले सके, आसानी से जर्मिनेट हो सके। ओके, चलते हैं आगे। देखिए इंडोल एसिटिक एसिड ये क्या होता है समझिएगा बेटा। इंडोल एसिटिक एसिड जनरली रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, रूट इनिशिएशन। मतलब मान लीजिए कि ऐसा कोई आप प्लांट खरीद के लाए हैं जिसमें रूट नहीं निकल रहा हो, तो आप उसको ट्रीट किस चीज से कर सकते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इंडोल एसिटिक एसिड से अगर आप उसको ट्रीटमेंट करेंगे बहुत जल्दी रूट निकलेगा और प्लांट इलोंगेट होगा। रूट इनिशिएशन एंड रूट इलोंगेशन में भी हेल्प करता है कौन, इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है इथाइलिन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, नेक्स्ट फ्लोरिजेन, देखिए नाम ही है फ्लोरी, अगर इसको आप तोड़ के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है, फ्लावर इनिशिएशन, मतलब कि अगर कोई पौधा है उसमें फूल नहीं निकल रहा है, तो सीधी बात है जब फूल नहीं निकलेगा तो फ्रूट भी नहीं निकलेगा। तो आप क्या चाहेंगे कि जल्दी से फूल निकले फिर फ्रूट निकल जाए। तो अगर कोई पौधा है उसमें बहुत दिनों तक फ्लावर नहीं निकल रहा है, तो आप फ्लोरिजेन केमिकल एक हार्मोन्स के रूप में आता है, ये सभी आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा, जल्दी से फ्लावर इनिशिएट करेगा, फिर आप फ्रूट इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं वैसे हार्मोन से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसमें, लिम्फ, सीरम, ब्लड, प्लाज्मा। तो आप सभी जानते हैं क्या कि ब्लड ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, RBC, ठीक है। तो RBC किसका पार्ट है, लिम्फ का नहीं है, सीरम का नहीं है, ब्लड का नहीं है, सॉरी ब्लड का है, प्लाज्मा का नहीं है। तो क्या होगा आंसर आपका, ब्लड, क्योंकि इसी में होता है RBC जो हमारा ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कौन करता है, RBC, ठीक है। सीरम जो होता है बेटा ब्लड का वो वाला पार्ट है जो बिल्कुल ही एक तरह समझिए कि जब उसमें कुछ भी नहीं रहता है, RBC किसी भी सब सारे सेल्स को हटा दिया जाए तो उसको सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा ब्लड का वाटरी फ्लूइड, और इन तीनों से अलग है आपका कौन, लिम्फ, जिसमें सिर्फ होते हैं WBC। RBC जब हटा दिया जाता है तो WBC बचता है, वो होता है लिम्फ। और लिम्फ ही क्या करता है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन रिजल्ट्स इन, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन रिजल्ट्स इन, ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन की कमी डिफिशियंसी से क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज, क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर, डायबिटीज। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं डायबिटीज। और ध्यान दीजिए बेटा ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है,
2010 का ये क्वेश्चन, ठीक है, 2015 में पूछा गया। देखिए ग्रेव्स डिजीज क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग, दूसरा नाम है हाइपर थायरॉइडिज्म। इम्यून सिस्टम जब हमारा काम प्रॉपर नहीं करता है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है, तो हमारे बॉडी में होता है हाइपर थायरॉइडिज्म, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट ये होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी के कारण जब थायराइड हार्मोन कम होने लगता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्वाइटर, ये गलगंड, पूरा गला जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं घेघा रोग। बौनापन, इसके दो कारण होते हैं बेटा, एक क्रेटिनिज्म है तो जो कि थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है, ठीक है, थायराइड डिफिशियंसी के कारण होता है। लेकिन यहीं पे अगर ध्यान दीजिएगा, हिंदी दोनों का सेम होता है बौनापन। यहां पे अगर क्वेश्चन होता है ड्वार्फिज्म, क्या ड्वार्फिज्म, क्रेटिनिज्म नहीं होता। अगर आपका यहां पे क्वेश्चन होता ड्वार्फिज्म, तो ये ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण होता है, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्रेटिनिज्म। इसका भी हिंदी होता है बेटा ड्वार्फिज्म का भी बौनापन, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्रेटिनिज्म होता है थायराइड डेफिशिएंसी के कारण और ड्वार्फिज्म होता है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट है आपका डायबिटीज, जो आप जान ही रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है कि डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या पूछ रहा है, फंक्शनल यूनिट। मतलब क्रोमोसोम्स तो अपने में ही छोटा एक चीज है, उससे भी छोटा क्या है उसका फंक्शनल यूनिट, जीन, क्रोमोमियर, क्रोमैटिड, हिस्टीन। तो इसका आंसर होगा क्या, जीन। अब देखिए क्रोमोमियर क्या होते हैं, तो ये होता है स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, कौन, क्रोमोमेयर। क्रोमैटिड ये क्या होते हैं, तो इमैच्योर क्रोमोसोम। मतलब क्या है कि क्रोमोसोम तो मेटाफेज में बनता है, प्रोफेज में जब वो क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में रहता है, जो वो पूरी तरह से बिखरा हुआ रहता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमैटिड बोलते हैं। ओके, हिस्टोन क्या होते हैं, हिस्टोन होते हैं डीएनए प्रोटीन। जिस डीएनए जिस प्रोटीन से चारों मॉलिक्यूल जो बंधा हुआ रहता है डीएनए का, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज शुगर। सॉरी, डीएनए इज मेड अप ऑफ, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ। डीएनए जो है वो किस चीज का बना होता है, तो देखिए फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज शुगर बेस, फॉस्फेट राइबोज शुगर बेस, ओनली डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट एंड बेस नहीं। इसका आंसर क्या होगा, फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड बेस। ये मैंने बताया है, मैं बात कर रहा हूं कि इसको बोलते हैं फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज, मतलब डीएनए का पार्ट यही मेन पार्ट है, और नाइट्रोजिनस बेस, बेस मतलब नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोट जब मिलता है तो बनाता है आपका क्या, न्यूक्लिक एसिड। उसका जब पॉलीमर बनता है तो बनता है आपका डीएनए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कल, फिर नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।